चलो भाई एक रिवीजन ले लेते हैं छोटा सा पार्टनरशिप का। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे बता भी दूंगा पढ़ाते पढ़ाते। डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बच्चों। डेफिनेशन क्लियरली कहती है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और वो बिजनेस कौन चलाएगा बच्चे? या तो सब मिलकर चलाएंगे या सबके बिहाफ में कोई एक। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो जो देम है वो काम करेंगे एज एन एजेंट, और जो ऑल है वो बिहेव करेंगे एज प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी भी कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप को ना। जो इंडिविजुअली सब काम कर रहे हैं वो एज पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं? बोलो, फॉर्म। क्लियर है? और जो बिजनेस है वो फॉर्म के नाम पर किया जाता है, पार्टनर्स के नाम पर नहीं। तो पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिसने ज्यादा पैसे लगाए कम पैसे लगाए, वो आती है एग्रीमेंट थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसको कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। एटलीस्ट 2 पार्टनर चाहिए जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। हम मैक्सिमम कितने चाहिए? पार्टनरशिप में तो कोई बात कही नहीं है इस पे, बट कंपनी सेट कहता है कि 50 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं। जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, लाइक 18 साल से ऊपर, साउंड है ना, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, वही लोग पार्टनरशिप बनाएंगे। कौन कौन से 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं? वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। 2 कंपनीज मिलकर भी तो एक पार्टनरशिप कर सकती है ना, दिक्कत क्या उसमें? इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको हम एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, है ना। वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। सेक्शन 5 क्लियरली कहता है कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, उनकी जो भी रिलेशनशिप है वो उनके स्टेटस से नहीं दिखेगी, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट से दिखेगी। यहां तक क्लियर है? कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन जवान है कौन बूढ़ा है, किसने ज्यादा पैसे लगाए कम पैसे लगाए, वहां से नहीं दिखेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि वो पार्टनर से वहां राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होती है। लिखा है बच्चे बिजनेस। तो बोलते हैं पार्टनरशिप प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि उनके बीच में एक बिजनेस है, ट्रेड है, ऑक्यूपेशन है। जो जैसे अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो मिलकर फॉर्म चला रहे, लॉयर्स है तो फॉर्म चला रहे, बिजनेसमैन है तो बिजनेस कर रहे, तो वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं साथ में। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। फिर बोलता है मोटिव क्या होना। डेफिनेटली अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई मिलकर व्यापार, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा होना चाहिए एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट गेन्स, कुछ ना कुछ हासिल करना। सही है। अगर आपको चैरिटेबल वर्क के लिए मिल रहे हो, आपने कोई चैरिटेबल वर्क के लिए एसोसिएशन किया है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप सिर्फ जॉइंट ओनर्स हो किसी चीज के, वो भी सफिशिएंट नहीं है। अब 2 लोग एक जमीन के ओनर है, तो 2 लोगों का एक जमीन का ओनर होना या बिजनेस का ओनर होना सिर्फ उन्हें पार्टनर नहीं बना देता ना। पार्टनरशिप के लिए बहुत कुछ जरूरी है। ठीक है ना, कि उससे कोई इनकम जनरेट हुई बिजनेस से और आपने आपस में बांट लिया, दैट इज नॉट पार्टनरशिप, है ना। गेन तो होना चाहिए। फिर आखिरी में बात फिर लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये भी एक एसेंशियल फ्यूचर है। बोलता है अगर आप, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप अगर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर 4 लोग काम कर रहे हैं और ये पूरा पैसा इसके जेब में जा रहा है, तो अगर 4 पार्टनर है तो चारों के बीच में डिवाइड होना चाहिए। एक के बीच में जा रहा है तो फिर वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहां से हुआ? नहीं हुआ ना। प्रॉफिट का शेयर होना बहुत जरूरी है, भले कम हो ज्यादा हो, कैपिटल के हिसाब से चलेगा, बट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट नेसेसरी बिकॉज देयर इज अ माइनर पार्टनर, देयर इज अ प्रॉफिट इन पार्टनर्स ओनली। ये लोग, कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम बियर लॉसेस कर लेंगे, कुछ लोग होते हैं हमसे प्रॉफिट्स के लिए ऐड हुए हैं, तो वो जरूरी नहीं है। सेक्शन 13 भी कहता है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर, बोलो बेटा, इक्वल पार्टनर शेयर करेंगे, इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज एग्री। अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो फिर वो रेशियो के हिसाब से हो, लाइक 3:2:1, लाइक, तो फिर प्रॉफिट ऐसा रहेगा तो लॉसेस भी ऐसे रहेंगे, और अगर प्रॉफिट इक्वल रहेगा तो लॉसेस भी इक्वल रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि बिजनेस होना एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना इट्स वन ऑफ द प्राइमा फेसी एविडेंस। ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि जो बिजनेस है, जरूरी नहीं है कि 10 पार्टनर है तो 10 के 10 करेंगे। इट कैन बी कैरिड बाय ऑल और इट कैन बी कैरिड बाय वन और मोर। जैसे 10 पार्टनर्स है और 2 संभाल रहे, तो 2 का हम क्या बोल देंगे? एक्टिव पार्टनर। तो ये क्या हो जाएगा? एनी वन ऑफ देम कैरिड फॉर ऑल। क्लियर है बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं, बताइए, म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर अपनी फॉर्म के, बोलो, हर पार्टनर अपनी फॉर्म के लिए एजेंट की तरह काम करता है, और हर पार्टनर अपने लिए क्या रहता है?
प्रिंसिपल, मैं एक प्रिंसिपल भी हूँ और अपनी फर्म के लिए और अपने रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए एजेंट भी हूँ। तो डेफिनेटली भाई अगर एजेंट कुछ करेगा तो प्रिंसिपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर एक्टिव पार्टनर कुछ करेगा तो अदर पार्टनर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस। वो बाइंड करेगा अपने एक्शन से आपको। सही है। मगर वो एक्शन किससे रिलेटेड होना चाहिए? कमान बोलो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना। अगर वो एक्शन उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो फिर वो म्यूचुअल एजेंसी का पार्ट नहीं होगा। सही है ना? हर पार्टनर अपने बोलो, हर पार्टनर, एवरी पार्टनर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए फॉर्म के बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रू टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस एंड ट्रू टेस्ट इज ए कंक्लूसिव एविडेंस। ये एक्चुअल एविडेंस है जिससे प्रूफ होगा कि आपके बीच में क्या है बेटा? पार्टनरशिप। क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो बहुत सारे लोगों में, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जिस जैसे मैंने डिविडेंड 100 रुपए का डिविडेंड अर्न किया मैंने, अब हम लोग जॉइंट शेयर होल्डर है ना? मैं ए और बी, तो ये डिविडेंड दोनों में बट रहा है। तो अगर हमने कुछ कमाया और दोनों में बटा, बट ये पार्टनरशिप नहीं है ना। इट्स लाइक वी आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ शेयर्स। इसमें म्यूचुअल एजेंसी कहां पर होगी? म्यूचुअल एजेंसी नाम से कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। एक मिनट बेटा। हो गया, मैसेज कर दिया मैंने। जो अब आ जाओ बेटा आप लोग। ये एग्जाम में ये पूछ सकता है कि डिटरमाइन करो कि लोगों के बीच में एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप कैसी होगी। तो बहुत इजी है। अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फॉर्म। अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म है या फॉर्म नहीं है, वेदर अ पर्सन, बोलो सब बोलेंगे, अपना बोलेंगे, दो और दो से ज्यादा लोग पार्टनर है या नहीं है। दो और दो से ज्यादा लोग बोलो पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर्म बना सकते हैं या नहीं बना सकते। वेदर अ पर्सन इज अ पार्टनर और नॉट अ पार्टनर, वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज फॉर्म और नॉट अ फॉर्म। ये कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा? बोलता है इनका जो रियल रिलेशनशिप है वो तीन चार फैक्ट्स पे बेस्ड है। नंबर वन, क्या होना चाहिए उनके बीच में? एग्रीमेंट। वो ओरल रिटर्न है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडवाइजेबल है कि रिटर्न होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये प्राइम ऑफिस एविडेंस है। और म्यूचुअल एजेंसी दैट इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिव फॉर ऑल। इन तीनों को लेंगे अपन तो आपका आ जाएगा, बोलो बेटा क्या हो जाएगा आपका? एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये मोड ऑफ डिटरमाइनिंग है। डन 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 डन। ठीक है। अब ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, मैंने आपको पढ़ा दिया कि अगर हर वो व्यक्ति को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि वो आपका पार्टनर है। ठीक है। उसको अगर कोई चीज मिल रही है, जैसे पेमेंट मिल रही है उसको प्रॉफिट अर्न होने पर, है ना? जैसे आपका एजेंट, आपने कोई नौकर है, आपके नौकर को आप सैलरी दे रहे हो। आपका कोई नौकर है, आप उसको कमीशन दे रहे हो। कोई पार्टनर मर गया है तो उसके बीवी बच्चों को आप कोई अमाउंट पे कर रहे हो, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है, बट ये पार्टनर्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे लोग हैं जिनका प्रॉफिट के हिसाब से अर्निंग चेंज हो रही है। क्लियर क्या? तो जस्ट क्योंकि उनको प्रॉफिट में से कुछ मिल रहा है, जस्ट क्योंकि उनको कॉन्टिंजेंट अमाउंट कुछ मिल रहा है, जस्ट क्योंकि उनको शेयरिंग और प्रॉफिट का एक पार्ट मिल रहा है, तो वो पार्टनर कहलाएंगे जरूरी नहीं है। तो हम लोग हैं, जैसे आप, जैसे एज ए लेंडर इतने फर्म को पैसे दिया, लोन दिया, अब लोन बदले में क्या देती है? उसको इंटरेस्ट। तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो पार्टनर, इंटरेस्ट कहां से देंगे? प्रॉफिट से, बट वो पार्टनर तो नहीं कहलाएगा। सर्वेंट और एजेंट को क्या मिल रहा है? बोलो रेम्यूनरेशन लाइक सैलरीज एंड ऑल दैट, तो ये लोग पार्टनर तो नहीं कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। कोई डिजीज पार्टनर है, उसकी विधवा को और उसके बच्चों को क्या मिल रही है? एनुअल पेंशन है, एनुअल अमाउंट मिल रहा है, ये लोग पार्टनर नहीं कहलाएंगे। और एक ऐसा ओनर या पार्टनर जो पहले पार्टनर था बट अब नहीं है, अभी वो जा चुका है, बट क्योंकि हमने, बोलो हमने पार्टनरशिप की गुडविल बेची, तो वो बोल रहा है इसमें मेरा भी तो एक क्लेम है। तो क्योंकि वो क्लेम वो मांग रहा है, दैट डजंट मेक हिम अ पार्टनर, क्योंकि अभी वो पार्टनर नहीं है, अभी तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये पूछ सकता है अपने को एग्जाम में। अच्छा, बहुत अच्छा है ये। एग्जिस्टेंस ट्रू टेस्ट म्यूचुअल एजेंसी है rather than profit, I know you that। बेटा ये है आपका काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट विल, सेक्शन 7। एट विल का मतलब क्या है? कोई फिक्स टाइम, फिक्स पीरियड नहीं है। हाँ, ड्यूरेशन को लेके कोई प्रोविजन नहीं है। देखो, इफ देर इज नो प्रोविजन मेड टू द, कैसे डिसाइड करें कि पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है इनके बीच में?
तो अब देखो क्या लिखा उसमें, पार्टनरशिप एट विल की दो कंडीशन, कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है और कोई प्रोविजन नहीं है, हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे उनके बीच में क्योंकि उसमें पार्टनरशिप है या नहीं है। तो अब देखो क्या लिखा है, वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स पीरियड, तो टाइम खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, समझा। अब वो बोल रहा है अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म टाइम खत्म होने के बाद में भी कंटिन्यू है तो फिर वो क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल। अब ऐसी फॉर्म जो आपने अपनी मर्जी से बनाया है तो मर्जी से ही आप उसको क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे। तो क्या लिखा है, जाते जाते दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देके जाना, पब्लिक को नहीं, थर्ड पार्टी को नहीं, दूसरे पार्टनर्स को, और अपने इंटेंशन भी बताना तुम क्यों जाना चाह रहे हो, क्यों डिसॉल्व करना चाह रहे हो फॉर्म, ठीक है। बट अब पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि एक पार्टनर नोटिस देके फॉर्म डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है, बट अगर आप ये अधिकार उससे छीनना चाहते हो तो आप एग्रीमेंट में लिख दो कि भाई तू जा मगर फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए मत, ठीक है, ओके, कि भाई सबके कंसेंट से डिसॉल्व करेंगे, किसी एक की मर्जी से नहीं, ये आप एग्रीमेंट में लिख के इस अधिकार को उनसे छीन सकते हैं। फिक्स पीरियड वाली पढ़ लेते हैं, वेयर अ प्रोविजन इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो ड्यूरेशन खत्म पार्टनरशिप खत्म, लिखा है। फिर आ जाओ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये स्पेसिफिक किसी काम के लिए बनाया हो आपने, किसी अंडरटेकिंग के लिए, बिजनेस के लिए, तो काम खत्म पार्टनरशिप खत्म, वहां टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा एडवेंचर कंप्लीट पार्टनरशिप कंप्लीट, ठीक है। काम खत्म होने के पहले आप उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे जब तक सब ना मान जाएगा, सब मान जाएंगे, जैसे आप काम कर रहे हो, अब आपको लग रहा है यार काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो आप खत्म कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली काम खत्म होने पर ही खत्म होगी। अब लिखा है उसमें कि अगर काम खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार और काम करते हैं साथ में, और टेंडर्स लेते हैं और बिजनेस करते हैं, तो आपको तो पता है फिर वो काय में तब्दील हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल, और पार्टनरशिप एट विल में आ जाएगी तो फिर तो आपको डिसॉल्व करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा एक दूसरे। जनरल पार्टनरशिप फॉर द जनरल वर्क, यू आर डूइंग एवरीथिंग, नॉट द स्पेसिफिक वर्क, यू आर डूइंग एवरीथिंग, क्लियर। आई थिंक आप लोग आ गया होगा, बीच बीच में मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो पानी पीने के लिए ले रहा हूँ भाई, तो थोड़ा सा लाइक, ठीक है, सब कर लेंगे साथ में अपन, एक एक काम तक सीमित नहीं है अपन, एक काम खत्म दूसरा कर लेंगे, या तीन चार काम एक साथ कर रहे हैं। जैसे आपका क्लोथिंग का कोई ब्रांड है तो आप उसको बनाते भी खुद हो, परचेज भी खुद ही करते हो, सेल भी करते हो, दैट इज जनरल पार्टनरशिप। या फिर ए और बी मिले, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये आर्किटेक्चर है, और एक बिल्डिंग के लिए मिले, तो बिल्डिंग बन गई तो काम खत्म, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक सिंगल एडवेंचर। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं साथ में तो वी आर द जनरल पार्टनरशिप पढ़ा भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, काउंसलिंग्स भी करते हैं, बहुत सारी चीजें तो जनरल पार्टनरशिप है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर बहुत इजी है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, एज एन एजेंट काम करता है दूसरे पार्टनर्स के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, इसके किए हुए काम के लिए बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जाते जाते भाई सबको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं, मैं इस फॉर्म का हिस्सा नहीं हूं। इनकमिंग पार्टनर जो है बहुत इजी है, स्लीपिंग पढ़ लेते हैं पहले। स्लीपिंग वो है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है बच्चों, प्रॉफिट और लॉसेस तो झेलेगा, ये तो कंफर्म है, लाइबल भी रहेगा थर्ड पार्टी के प्रति, बट जाते जाते नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इनकमिंग पार्टनर, कोई पार्टनर, इसको हम एडमिशन ऑफ पार्टनर भी कहते हैं, तो डेफिनेटली किसी को ऐड करेंगे तो सबके कंसेंट लेनी पड़ेगी, है ना। दूसरी बात, ऐड होने के पहले ना वो लाइबल रहेगा किसी चीज के लिए, देखो लिखा है नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट फॉर्म डन बिफोर इज, और ऐड होने के बाद तो डेफिनेटली उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। नॉमिनल, आई थिंक रिटायरिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं इसको हम लोग। अगर आप जा रहे हो तो जाते 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 आप नोटिस देके जाओ, दुनिया को बता के जाओ कि आप जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे थर्ड पार्टी के लिए हमेशा, है ना, क्योंकि आपको नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉमिनल पार्टनर ये सिर्फ अपना नाम देता है बच्चों, सिर्फ नाम, इसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता, ना ये प्रॉफिट्स लेता है, ना कोई पार्टिसिपेशन है, ना इधर ये इन्वेस्ट करता है, मगर अब क्योंकि इसका नाम है तो थर्ड पार्टी इसके नाम पर ट्रस्ट करेगा, बिलीव करेगा, तो लाइबिलिटी रहती है इसकी गुडविल की वजह से। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली क्या है, बोलो कमान, एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग, बोलो मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, लॉसेस नहीं झेलूंगा,
और जो इसकी लाइबिलिटी है वो थर्ड पार्टी के प्रति अनलिमिटेड रहती है। मतलब बोलता है मैं लाइबिलिटी पे करूंगा, बट लाइबिलिटी पे करने के बाद में फ्यूचर में मैं से प्रॉफिट लूंगा, लॉसेस में झेलने वाला नहीं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है इस सेक्शन 28। एक ऐसा व्यक्ति, सच अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉसेस शेयर नहीं हो रहे हैं, उसका कोई से नहीं है मैनेजमेंट में, है ना, देखा ना, मे नॉट बी नोइंग एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बिजनेस बट ही होल्ड, बोलो कुछ नहीं पता है उसको, कोई जानकारी नहीं है, बट वो अपने आपको पार्टनर दिखा रहा है अपनी बातों से, अपने जेस्चर से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसको दिखा रहा है? आउटसाइडर्स को। तो फिर बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, फिर तेरे को रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। और तूने जो रिप्रेजेंटेशन किया है वहां खड़े होकर, जो बातें की हैं बड़ी बड़ी, है ना, उसके आधार पर, उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर बताइए, क्रेडिट मिल गया फर्म को, क्या मिल गया? क्रेडिट मिल गया, लिखा ना, एक्टेड द अराउंड। तो फिर वो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी कि भाई तेरे को तो पैसे देने होंगे, फर्म को ही पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर है? अब कोई फॉर्मर पार्टनर उस पर भी आएगा, जो पहले पार्टनर था बट अब नहीं है, तो वो भी तो होल्डिंग आउट कहलाएगा। अगर बिना नोटिस के जाता है तो थर्ड पार्टी की नजर में तो अभी भी पार्टनर कहलाएगा ना वो। अरे बोलो कहाँ गया? अगर ए बिना नोटिस के रिटायर्ड होता है तो थर्ड पार्टी को नहीं पता है, तो ये तो होल्डिंग आउट ही कहलाएगा ना, कि ये तो अभी भी पार्टनर जैसा लग रहा है। ये बोला यानी आपके जेस्चर्स पर फर्म को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिला, ये बोलना मतलब। पार्टनरशिप डीड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या कहती है मेरे बच्चे, मेरे लाल। चलो, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, इसमें होते हैं बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। एक रिलेशनशिप शो करता है पार्टनर्स के बीच में, इसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं बच्चों। इसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं पार्टनर्स के। ठीक है, बड़ा ध्यान से बनाया गया, स्टैम्प एक्ट 1899 के द्वारा इसमें प्रॉपर स्टैम्प्ड होता है, रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप डीड। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कोई ट्रेड है, ऑक्यूपेशन है, क्या है, आपने पार्टनरशिप कब स्टार्ट की, अगर ड्यूरेशन वाली तो ड्यूरेशन लिखो, किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन कौन कब आया, कौन कब जाने वाला है, क्या आने जाने का तरीका क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कैपिटल अगर दिया जाएगा तो उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ना ना, ड्राइंग्स एंड लोन्स की क्या कंडीशंस है, ये सब आपको डीड, अगर डीड में कोई चेंजेस लाना चाहते हो आप तो सबकी कंसेंट लगेगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक हुआ बेटा? मतलब मैं वो अभी फिलहाल ये वीडियोस इसलिए बना दे रहा हूँ कि आप जब रिविजन्स करें, जैसे मैं ना अभी क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड चो, एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ गया, कहाँ गया, किधर गई, किधर गई? हाँ देखो, रजिस्ट्रेशन वाला पहले पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। बोलता है कंपलसरी नहीं है रजिस्टर्ड करना हर पार्टनरशिप फर्म को, बट अनरजिस्टर्ड फर्म की बहुत सारे नुकसान है, ये आपको ध्यान रखना, कंपलसरी नहीं है बट नुकसान बहुत सारे। तो पहले प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं बच्चों। एक एप्लीकेशन दोगे आप, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा आरओसी के द्वारा, आरओएफ के द्वारा, उसमें साथ में फी पे करोगे, आरओएफ के पास में आप सबमिट कर दोगे, जो भी राज्य में आप रजिस्टर्ड हो रहे हो, है ना, विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर सिचुएटेड है या सिचुएटेड होने वाला है। जो एप्लीकेशन होगा साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट्स, इफ एजेंट्स आर डूइंग दैट। फिर उसमें क्या लिखा रहेगा बेटा एप्लीकेशन में? नेम ऑफ द फर्म, आपका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ है, नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस जहां आप और कहीं धंधा कर रहे हो, इस पार्टनर ने कब ज्वाइन किया, सबके फुल एड्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। फर्म के नाम में ये सब शब्द नहीं यूज किए जाएंगे, क्राउन, एम्परर्स, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, ये किंग एंड क्वीन, ओरिजिन ऑफ बिजनेस दिखाता है, और ये सब बंद हो गया है ना। सरकार से कोई रिलेशन नहीं दिखाओगे आप, सरकार के नाम पर कोई बिजनेस नहीं कर सकते आप, ये नहीं दिखाओगे, ऐसे वर्ड यूज नहीं करोगे जिससे लगे कि सरकार ने आपको अलाउड किया, परमिशन दी है, एक्सेप्ट अगर वो खुद अलाउड करे तो बात होगा स्टेट गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार बोला एप्लीकेशन आ गई है, और मैं अगर उससे सेटिस्फाइड हूं कि आपने अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाइट किया है, एप्लीकेशन प्रॉपर्ली फुलफिल की है, तो क्या लिखा है? ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन रजिस्टर। वो एंट्री करेगा और आपको क्या इश्यू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होगा? डीम टू बी कंप्लीट एज, जब आपने एप्लीकेशन डिलीवर्ड कर दिया है, क्योंकि वो डिलीवर्ड हो गया, और अगर उसने रिजेक्ट नहीं किया तो ये अज्यूम किया जाता है कि अब तो एंट्री करनी है, बाकी सब तो ठीक चल रहा है। ये इनका रूटीन काम है, एंट्री करना रूटीन काम है। अगर एप्लीकेशन में
कोई भी चेंजेस आते हैं, जो डिटेल्स में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस आपको किसको बताने पड़ेंगे? रजिस्ट्रार को। क्या चेंजेस आ सकते हैं? ये इन 6 चीज़ों में, ड्यूरेशन को लेके, एड्रेस को लेके, उनके डेट, उनके नाम को लेके, एडमिशन और रिटायरमेंट को लेके, प्रिंसिपल प्लेस को लेके, नाम को लेके, ये सब चेंजेस अगर आएँगे तो आपको ये नोटिफ़ाई करना पड़ेगा। किसको? बोलो, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेयर द फर्म इंटेंड टू फाइल अ सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप किसी के खिलाफ कोई लीगल सूट फाइल करना चाहते हो, अरे बोलो, तो फिर तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा। किस नाम से करोगे ना? ये तो अब सूट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, लीगल सूट। बोलेगा यार फर्म, आप बोल रहे हो फर्म के बिहाफ में करना, फर्म है कहाँ? कोई कागज ही नहीं है। एक और लाइन लिखी है, रजिस्ट्रेशन में भी ऑल्सो बी अफेक्टेड इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म। बट उसमें एक लाइन लिखी है कि अगर आपने कोई फर्म का सूट फाइल किया है और आप अभी फर्म को रजिस्टर्ड करना चाहते हो, तो बोल रहा है आप एक काम करो, सूट को वापस लो, फर्म को रजिस्टर्ड करो, फिर फ्रेश सूट फाइल करना। ऊपर क्या बोला? कर ही नहीं सकते हो। बोल रहा अगर नीचे कर दिए तो फिर ये करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेबिलिटीज है, आप कोई भी सिविल सूट के लिए, कोई भी मनी क्लेम के लिए आप सूट फाइल नहीं कर पाएंगे। बोलो, ना कोई पार्टनर कर पाएगा फर्म के अगेंस्ट में या किसी को पार्टनर के अगेंस्ट में। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो आप, लाइक मर्डर, रेप, है ना, डराना धमकाना, ये सब आ जाती है, क्रिमिनल एक्ट एक्शन आ जाएंगे। नो सूट इन ए सिविल कोर्ट बाय फर्म, ना फर्म पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई केस कर पाएंगे। दिख रहा है? जब तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड ना कर लो, रजिस्ट्रेशन तो बाद में भी हो सकता है, इनिशियली हो जरूरी नहीं है। थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकती है, भले आप अनरजिस्टर्ड रहो। बराबर है कि नहीं? आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, जो आप मॉनेटरी क्लेम्स एक्सपेक्ट करते हो बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, एक दूसरे से, डेटर और क्रेडिटर से, वो क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, 100 रुपए से कम का है तो क्लेम कर सकते हो, 100 रुपए से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर ये एक्सेप्शन है बच्चे कि रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो क्या क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकती है, उसके अधिकारों में कोई फर्क नहीं आएगा। पार्टनर्स बोल सकते हैं डिसोल्यूशन कर देते हैं फर्म का, या अकाउंट्स को सेटल कर देते हैं, पैसा बांट लेते हैं आपस में, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में बांट लेते हैं, ये सब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इवन यू आर नॉन रजिस्टर्ड। जिस, अगर पार्टनर का कोई असाइनी है, लाइक कोई क्रेडिटर है, तो वो बोलेगा बाहर में क्या रजिस्ट्रेशन, मेरे को पैसा चाहिए, है ना, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, तो वहां रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 100 रुपए से कम का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। और अगर आपके कोई बोलो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, लीगल हायर्स है, कोई पार्टनर के जो मर चुका है, तो फिर वो अकाउंट्स अगर क्लेम कर रहे, बोल रहे अकाउंट्स दिखाओ, पैसा दो हमको, तो वो भी नॉन रजिस्ट्रेशन में हो सकता है। ये आपको आ सकता है 5-6 नंबर के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, आपको पता है डिसोल्यूशन 2 तरीके से होता है। पहले तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। एग्जाम में पूछ सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होगा, तो आपकी बीच की पार्टनरशिप ही खत्म होगी। तो जब फर्म खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, एज सिंपल एज दैट। आपके बीच के रिलेशनशिप से खत्म हो गया ना, लीगल रिलेशनशिप। अगर कोई पार्टनर बाहर जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर धंधा कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जैसे ए बी सी, अगर सी छोड़ के जा रहा है तो धंधा बंद हो गया कि ए बी सी के बीच की पार्टनरशिप बंद हो गई, इनके बीच की, तो ये दोनों तो रिमेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं ना, जिसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिफरेंस बिटवीन। बहुत इजी है, एग्जाम में पूछ सकता है 6-7-8 नंबर के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा? बोलो, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस ही खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। यहां से क्या हो रहा है बेटा, आप अपनी फर्म को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी के आने या जाने पर। फाइंड अप, प्रॉपर्टी का रियलाइजेशन हो जाएगा, लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी। यहां पर सिर्फ क्या होगा बेटा, रिवैल्यूएशन होगा। कोई आएगा तो एक्स्ट्रा लेके आएगा, कोई जाएगा तो अपना लेके जाएगा। फॉर्म में भी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट में क्या कोर्ट को लेके जाएंगे? ये हुआ तो ये होगा ही होगा, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप खत्म तो फॉर्म खत्म। और इसमें फाइनल क्लोजर हो जाएगा, इसमें फाइनल क्लोजर नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो ये तरीके हैं डिसोल्यूशन के, भूलना नहीं है। पहला है वॉलेंटरी, यहाँ कोर्ट की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपकी मर्जी कहां पर लिखी होगी? एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट के थ्रू आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट, सेक्शन 41 कहता है अगर कोई इवेंट होता है जिससे आपका फर्म का बिजनेस क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। क्या हो जाएगा बेटा? अनलॉफुल। चाहे वो बिजनेस, है ना,
तो डेफिनेटली आपको फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व। क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व। मान लेते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक ऐसा पार्टनर था जो अब एलियन एनिमी हो गया, आपका दूसरे देश का दुश्मन है, मतलब हमारे देश का दुश्मन है, क्योंकि हमारा उसके देश से वॉर चालू हो गई। सही है। अगर फर्म कोई एक से ज्यादा बिजनेस कर रही है तो इनलीगलिटी ऑफ शेल नॉट इटसेल्फ कॉज द डिसोल्यूशन। मतलब अगर आपके दो बिजनेस हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, शराब का और पानी का, तो शराब पे बैन लगे तो पानी का तो कंटिन्यू कर सकते हो ना, ठीक है। और अगर पूरा ही इलीगल हो गया, जैसे सरकार ने पूरा ही इलीगल कर दी ना, जैसे आपका शराब का बिजनेस है, शराब पे बैन लग गया तो पूरी फर्म को ही डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इमरजेंसीज। बोलो क्या कॉन्टिजेंसीज है? टाइम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। आपको पता है ना, टाइम पे खत्म नहीं किए तो, या काम पे खत्म नहीं किया तो विल वाली बन जाएगी। किसी की डेथ हुई तो एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है डेथ हुई तो पार्टनरशिप खत्म कर देना, बट इसका एक्सेप्शन भी है। कोई इंसॉल्वेंट हुआ तो ऐसी पार्टनरशिप को खत्म कर देना चाहिए, ये बेसिक है, भूलना मत। अब ये तो क्या होगा, अनसर्टेन ही है ना, कॉन्टिजेंसीज तो है। अरे काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। अरे टाइम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। अरे मृत्यु हो गई, पार्टनरशिप खत्म। अब लिखा डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। विल वाली है तो क्या होगा, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा, अपने इंटेंशन बताने पड़ेंगे कि आप क्यों डिसॉल्व करना चाहते हो। तो जो इंटेंशन आप बता रहे हो कागज के थ्रू, कागज में डेट लिखी रहेगी, तो जो एप्लीकेशन की डेट है ना, उस फॉर्म से ही आपको डिसॉल्व मान लिया जाएगा फॉर्म। देखो लिखा, और कोई डेट मेंशन नहीं है, तो फिर जब कम्युनिकेट करोगे रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो जिस दिन कम्युनिकेट करोगे उस दिन से डिसॉल्व मान लिया जाएगा। ठीक है, 10 तारीख को आपने नोटिस बनाया और 12 तारीख को भी जाता, बोलता 10 तारीख से डिसॉल्व मान लिया जाएगा। और अगर कोई डेट नहीं है तो फिर जिस दिन कम्युनिकेट करोगे। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7-8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर मुझे बताओ, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, सॉरी इनसेन हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब है, अनसाउंड है, नॉट एक्टिव पार्टनर की बात हो रही है, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं आते हैं तो इनका तो कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा, दूसरे पार्टनर क्या बोलेंगे, हमको इसके साथ काम नहीं करना है भाई साहब, हमको धंधा पानी बंद करना है। तो किसी और पार्टनर के एप्लीकेशन पे, या जो पागल हो गया है ना, उसके किसी नेक्स्ट फ्रेंड ने बोला है कि भाई साहब इसको पार्टनरशिप नहीं करवानी, इसको बंद करो, तो बंद करने के बाद परमानेंटली इनकैपेबल हो गए आप, है ना, कोमा में चले गए आप, ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो जो डेफिनेटली आप फॉर्म में ऐसे पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। हेलो। हम्म, चलेगा। फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस, है ना, आंखें फूट गई आपकी, गुर्दा बाहर हो गया, फेफड़े बाहर हो गए, तो फिर तो नहीं कर सकता ना वो काम बेचारा, उसके हाथ पैर टूट गए, ऐसे टूट गए कि जुड़ ही नहीं पा रहे हैं अब। दूसरी बात, अगर पार्टनर पर इल्जाम लगा है कि उसने कुछ गिल्ट किया है, मिसकंडक्ट किया है, जो डेफिनेटली फर्म के बिजनेस को अफेक्ट करेगा, नाम तो उनका खराब होगा, तो कोर्ट बोलेगा फिर ऐसे फर्म को बंद कर दिया जाए मिसकंडक्ट की वजह से। कंटिन्यूअसली आप ब्रीच कर रहे हो किसका, एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट में जो टर्म्स और कंडीशंस लिखे उसको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। इनके अलावा जो ये वाला पार्टनर है ना, ये तो स्यू कर रहे हैं ना उसको, ये बार बार क्या कर रहा है, अब जानबूझ के कमिट्स कर रहा है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स कर रहा है, मैनेजमेंट में जो चीजें करनी चाहिए वो कर नहीं रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको, डेफिनेटली मेरे को इसके साथ काम करना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, आप तो हम क्या करेंगे, कोर्ट को बोलेंगे भैया इसको बंद कर दो इस फॉर्म। और क्या होते हैं ब्रीच में, क्या होगा, एम्बेजलमेंट, केयरलेस अकाउंटिंग कर रहा है, जितना पैसा उसको रखने बोला है उससे ज्यादा पैसा अपने पास में रखने की कोशिश कर रहा है, अकाउंट जब मांगता है स्लीपिंग पार्टनर या दूसरे पार्टनर्स तो दिखाता नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आ रहा है ना, मिस यूज ऑफ मनी, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, ये रीजन है इसके। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे थर्ड पार्टी को पार्टनर से बिना पूछे ट्रांसफर नहीं कर सकता, देखा ना, होल ऑफ द इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को दे दिया उसने, या बोला मेरा शेयर अब किसी और का, या बेच दिया, तो कोर्ट बोलेगा फिर बंद करो ऐसी फर्म को। दूसरे पार्टनर बोले हम क्या काम करेंगे अनजान आदमी के साथ में, कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं तो बंद कर देना चाहिए भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। और कुछ इक्विटेबल और इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है, जैसे कि मैनेजमेंट में बातचीत नहीं है, डिस्प्यूट्स है, बहुत दिक्कत चल रही है, टॉकिंग टर्म्स नहीं है, मैनेजमेंट में काम करने एक्टिव पार्टनर की कमी हो चुकी है, जितने भी सब स्लीपिंग्स है, हमारे बीच में जो ट्रस्ट था वो खो दिया हमने डिस्प्यूट्स की वजह से, या फिर हम वहां जुआ करने के लिए बैठे, तो जुआ खेलने के लिए बैठे तो बंद करो, फिर ये इक्विटेबल ग्राउंड्स है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को?
ये खत्म कर देता हूँ तो मेरे 2 यूनिट खत्म हो जाएंगे, फिर एक और वीडियो बनाऊंगा सेकंड यूनिट को लेके। डिसोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। ओह ओह, नॉट विथ स्टैंडिंग, इस सेक्शन में जो लिखा है वही सच मानना है। अगर पार्टनर कंटिन्यू करते को लिखा है क्या, डिसोल्यूशन के बाद भी अगर आप पार्टनर्स को कंटिन्यू लाइबल बनाना चाहते हो, किसके प्रति? जो उन्होंने कोई भी काम किया है ना, जो किसका काम माना जाएगा? फर्म का। इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन। बहुत इजी एग्जांपल है ना बेटा। अगर आपकी फर्म डिसॉल्व होती है और आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और आप फिर भी कोई काम कर रहे हो, जैसे आप पैसे ले रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये तो वैसे ही पैसे और ट्रांजेक्शन माने जाएंगे ना, कि जो आप डिसोल्यूशन के पहले करते। तो जब तक कि आप क्या नहीं दोगे, पब्लिक नोटिस, उस पार्टनर को उस फर्म का ही पार्टनर माना जाएगा, भले वो फर्म पार्टनर ने मिलकर क्या कर ली है, डिसॉल्व। एक्सेप्शन है इसमें। नो लाइबिलिटी इवन इफ नो नोटिस द स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर। भाई ये जो मर गया है या ये जो बर्बाद हो गया है या जो डोरमेंट, ये क्यों नोटिस देंगे? तो इनमें नहीं आता है सब, इनकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, ये डिसोल्यूशन के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। एक्टिव पार्टनर का ज्यादा लेना देना। राइट्स ऑफ पार्टनर टू हैव, बोलो बेटा, बिजनेस वाउंड ऑफ आफ्टर डिसोल्यूशन। अब देखो क्या लिखा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर, हर वो पार्टनर उसका रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड है हर आगे दूसरे पार्टनर के लिए या दूसरे पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कि भाई अब जो प्रॉपर्टी है फर्म की, डेफिनेटली हम फर्म धंधा बंद कर रहे हैं तो पहले हम एक काम करते हैं, डेट्स चुका देते हैं प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, लाइबिलिटीज और डेट्स, और जो सरप्लस बचेगा वो आपस में बांट लेंगे हम लोग। क्लियर है क्या? ये राइट्स है आपके। कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं ना अपन। कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ वाइंड अप। वाइंड अप करने के लिए, ऐसा वाइंड अप तो नहीं है ना दुकान में ताला लगा दिया चलेगा, एक प्रोसेस होती है। लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाता है, एसेट्स को ऑक्शन कराया जाता है, तो बोलता है जब तक वो पूरा काम ना हो जाए तब तक आप पार्टनर कहलाओगे। दिख रहा है? आपको भी वाइंड अप करवाना है तो पूरी प्रोसेस आप ही के थ्रू होगी ना, जैसे प्रॉपर्टी को बेचना, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को पैसे देना, तो ये सब आप ही को करता है, डीलर से पैसे लेना। तो जब तक वो पूरा काम हो नहीं जाता आपकी ही ऑथोरिटी मानी जाएगी। कुछ ट्रांजेक्शन से जो कंप्लीट करने हैं अभी अनफिनिश्ड है, जैसे 30 तारीख को आप फॉर्म बंद कर रहे हो, 25 तारीख को आपने किसी सामान बेचा है, तो पैसे तो लोगे ना सामने वाले से, भले आप फॉर्म अभी बंद कर रहे हो। जब तक भी फॉर्म डिसॉल्व ना हो जाए, सबके पैसे का लेन देन खत्म ना हो जाए, आपकी ऑथोरिटी मानी जाएगी, तो आप पार्टनर मानी जाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स 48। बात सुनना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेटलमेंट किस तरीके से होंगे? एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये रूल्स लगेंगे, एग्रीमेंट नहीं है तो रूल्स लगेंगे। क्या होता है सर, अगर आप सेटल कर रहे हो अकाउंट्स को, वहां पता चल रहा है कि कमी है, पैसा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, तो मेरे को समझो, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर रहे हैं तो क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आप प्रॉफिट से पैसा दो, आपके पास प्रॉफिट है, कैपिटल से, जो जो पार्टनर का कैपिटल है, और नहीं भी है, जैसे लॉसेस हो गए ना, कि खर्चा जाता है आपकी रेसिप्ट कम है, फिर उनसे उतना पैसा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आ गई ना, लॉसेस की वजह से कैपिटल में कमी आ गई, तो पैसे कहां से देंगे? पहले प्रॉफिट से, फिर उनके ही कैपिटल से, फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनसे और मांगा जाएगा। बात तो क्लियर है? हम बोलते हैं फॉर्म की एसेट्स है, इस फॉर्म में अप्लाई की जाएगी। ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है उसका? पहले वो थर्ड पार्टी को पैसे दो, फिर हर पार्टनर को पैसे दो, उन्होंने एडवांसेस के फॉर्म में दिए, लोन के फॉर्म में विद 6% ऑफ इंटरेस्ट, फिर उनका जो कैपिटल बाकी है वो दे दो, और बच जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ये सीक्वेंस बोलना मत। तो देंगे कहां से? प्रॉफिट से, कैपिटल से, प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन से। देंगे किस किस को? थर्ड पार्टी को, पार्टनर के एडवांसेस, पार्टनर के कैपिटल, और बचा हुआ और एक्स्ट्रा होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों की अपनी अपनी पर्सनल लायबिलिटीज और डेट्स हो सकती है। कोई डेट फॉर्म पर है, कोई डेट पार्टनर्स पे है, तो क्या होने वाला है देखो पूरी बात। जो अगर फॉर्म की डेट है तो फॉर्म की प्रॉपर्टी पहले किसकी डेट के लिए यूज होगी? देखो लिखा, किसकी डेट के लिए, फिर बचाएगा तो किसकी डेट के लिए यूज होगी? बताओ, पार्टनर्स। क्लियर है? सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शेल बी अप्लाइड फर्स्ट, बोलो, अगर कोई पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो पहले उसके लिए यूज होगी, बच जाएगी तो फिर वो आप फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो फॉर्म की प्रॉपर्टी पहले फॉर्म की डेट्स के लिए, बच गया तो पार्टनर उसे यूज कर सकता है। पार्टनर की प्रॉपर्टी
पहले पार्टनर की डेट्स के लिए, बच गए तो हम लोग 4 डेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ये खत्म हो गया आपके फर्स्ट एंड वो बचे फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट निपटा दिए बंदा। सेकंड में फिर तो हमारे रिवीजन में ना काफ़ी हेल्प होगी।